नमस्कार, न्यूज की पाठशाला के वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज की सबसे बड़ी सियासी खबर की। बीजेपी ने जिस तरह की धमाकेदार वापसी की है दिल्ली में बॉस, जिस तरह से अयोध्या की हार का बदला लिया है बॉस, वो दोनों ही खबरें अपने आप में ऐतिहासिक है। जो लोग ये माहौल बना रहे थे कि 240 सीटें लोकसभा में जीतकर ब्रांड मोदी कमजोर पड़ गया है, ये उन लोगों के लिए 440 वोल्ट का झटका है कि पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली में 27 साल के बाद सत्ता में बीजेपी ने उसी ब्रांड मोदी के नेतृत्व में वापसी की है। लेकिन सबके मन में सवाल है कि जिस दिल्ली में केजरीवाल कभी नहीं हारते थे, लोकसभा में भले 0 सीट आए लेकिन विधानसभा में प्रचंड बहुमत केजरीवाल को मिलता था, वहां बीजेपी ने ऐसा किया कैसे? तो इसकी बहुत बड़ी वजह नरेंद्र मोदी है। भाई, दिल्ली में फ्रीबीज तो हर कोई बांट रहा था, केजरीवाल से लेकर कांग्रेस तक सब फ्रीबीज देने का वादा कर रहे थे, अलग अलग योजनाएं ला रहे थे। लेकिन जब बीजेपी ने घोषणाएं की तो उसके साथ मोदी की गारंटी जुड़ गई। यही ब्रांड मोदी जो है वो ब्रांड केजरीवाल पर भारी पड़ गया और यहीं पर असली खेला हो। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। जितने दावे थे, जितनी ध्वनियां थीं, राजनीति के रंगमंच पर जितने स्वांग थे, सब स्वाहा हो गए और पुनः अविजित योद्धा की तरह चमका ब्रांड मोदी। जैसे जवाब दिया हो विरोधियों को कि तू शोर मचाता रहे कि दौर गया मेरा, अभी देख कि ये नई शुरुआत है मेरी। तो बीजेपी ने शानदार वापसी की दिल्ली में। 27 साल की प्रतीक्षा फलीभूत हुई और दिल्ली के दुर्ग पर भगवा परचम लहरा उठा। और सिर्फ दिल्ली ही क्यों, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करने के साथ ही फैजाबाद लोकसभा सीट पर हार वाला हिसाब किताब भी बीजेपी ने बराबर कर दिया। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी। एक तरह से उसी ब्रांड मोदी पर मुहर है जिसे लोकसभा चुनावों के बाद लगातार विपक्ष और इंडी गठबंधन कमजोर बताता फिरता रहा। जिस मोदी की गारंटी का खूब मजाक उड़ाया गया, वही मोदी की गारंटी दिल्ली वालों के बीजेपी पर भरोसे की गारंटी बन गई और बीजेपी दिल्ली जीत गई। आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी ने अगर दिल्ली के चुनाव को किसी एक चेहरे पर लड़ा तो वो चेहरा था पीएम मोदी का। आम आदमी पार्टी ये तंज बार बार बीजेपी पर करती रही कि बीजेपी तो अपना सीएम चेहरा तक तय नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी कहती रही हमारा चेहरा मोदी की गारंटी है। तो आखिर वो कौन से फैक्टर रहे जो बीजेपी की दिल्ली विजय में अहम साबित हुए?
बीजेपी ने जानबूझकर बड़े चेहरे मैदान में नहीं उतारे, माइक्रो लेवल पर काम किया। संघ की भूमिका भी बेहद अहम रही। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने देने का वायदा किया। इसके साथ ही छोटे क्लस्टर्स में रैलियां और चौपालें की। इस सब के साथ जो सबसे अहम और दमदार फैक्टर रहा वो था मोदी की गारंटी, मतलब हर वादे के पूरा होने की गारंटी। मोदी जब गारंटी देता है तो इसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है। हमने मेहनत की, 29 करोड़ गरीब बहनों के देश में पहली बार बैंक के खाते खुले। अब अनेक राज्यों की भाजपा सरकारें बहनों के खाते में पैसा भेजने की गारंटी दे रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र में कुल 15 बड़े वादे थे जो उसने दिल्ली की जनता से किए थे। नतीजों के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के वायदों के बजाय दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चुनावी घमासान में एक सूत्र हर बार चुनावी मंचों से दिल्ली वालों को पीएम मोदी ने दिया, वो ये कि अब की बार हर हाल में आपदा से मुक्ति। आपदा की ये टर्मिनोलॉजी वास्तव में आम आदमी पार्टी के सरकारी कामकाज पर तंज थी। आज लोग इन्हें आपदा कहते हैं, वे मुझ पर भड़क रहे हैं। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। गर्मी आती है तो पीने के पानी के लिए मारामारी, बरसात आती है तो जल भराव से परेशानी, सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। मोदी की बातों पर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया। इसके बाद जो हुआ उसने 27 साल पुरानी सत्ता की आस को विजयश्री में बदल दिया। एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि जिन मुद्दों के दम पर कभी आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई थी, उन्हीं मुद्दों में वो खुद इस बार घिरी नजर आ रही थी। माना जा रहा है कि इन मुद्दों में भी दो बड़े मुद्दों ने अच्छा खासा डेंट आम आदमी पार्टी को पहुंचाया। एक करप्शन के आरोप और दूसरा शीश महल का मुद्दा। दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची। लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। मोदी दिल्ली की इस जीत का भावार्थ समझते हैं। वो जानते हैं कि वर्तमान को त्याग कर अगर दिल्ली वालों ने भविष्य पर दांव लगाया है तो इसमें एक बड़ी भूमिका उसी भरोसे की है जो देश की जनता मोदी पर करती रही है। यही वजह है कि शानदार जीत पर दिल्ली वालों का आभार जताते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया और हृदय से धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने फिर एक गारंटी दी, वो ये कि दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी गारंटी है। गारंटी और गजब की रणनीति के डुअल फॉर्मूले ने बीजेपी के हिस्से में दिल्ली के दुर्ग को ला खड़ा किया। मैदान में किसी बड़े चेहरे को न उतारकर एक तरह से आम आदमी पार्टी को एक घेरे में घेर कर रख दिया।
आम आदमी पार्टी केजरीवाल के चेहरे को देखती और दिखाती रही और बीजेपी ने एक तरह से सीएम चेहरे पर मौन रहते हुए चुपचाप फोकस पीएम मोदी के चेहरे की तरफ मोड़ दिया, जिसका फायदा उसे हुआ। बीजेपी ने 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वायदा किया, होली और दिवाली में एक सिलेंडर फ्री देने का वादा किया, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण किट देने का वायदा किया, झुग्गी वासियों के लिए 5 रुपए में पौष्टिक भोजन और 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त चिकित्सा सहित कई योजनाओं की घोषणा की। इसमें सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले पेंशन को 2000 से बढ़ाकर 2500 करने का वायदा भी किया गया था। इसके अलावा बीजेपी ने दिल्ली में लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का वायदा किया था। इस सब के पूरा होने की गारंटी थी पीएम मोदी का चेहरा। यही वजह रही कि एक बड़ी जीत बीजेपी के पक्ष में आई। यह चुनाव के नतीजों में जिस तरीके से महिलाओं ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, व्यवसायियों ने, सबने जिस तरीके से साथ दिया है, मैं पार्टी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हरियाणा और महाराष्ट्र की तर्ज पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका भी इन चुनावों में बेहद अहम रही। दिल्ली में जीत की रणनीति पर काम करते हुए संघ ने सैकड़ों प्रचारकों को जिम्मेदारी सौंपी थी। कोशिश थी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, 1-to-1 कैंपेनिंग की रणनीति पर काम करना, जिसके तहत ड्राइंग रूम मीटिंग्स भी हुई। दिल्ली फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बस नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कमर कस ली थी। जिस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कमाल दिखाया और उसका परिणाम ये हुआ कि दोनों के दोनों राज्य भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गए, वैसे ही दिल्ली में भी फतह करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी एक रणनीति बनाई और वो रणनीति थी ड्राइंग रूम मीटिंग्स की, जिसके तहत तकरीबन पूरे दिल्ली की 70 विधानसभाओं में लगभग 2,25,000 के आसपास ये ड्राइंग रूम मीटिंग्स की गई, जिसमें विकसित दिल्ली और विकसित भारत का जो संकल्प है वो पब्लिक के सामने सीधे तौर पर रखा गया। बीजेपी के स्टार कैंपेनर और जीत की गारंटी माने जाने वाले पीएम मोदी तो मैदान में ताबड़तोड़ एक्शन में थे ही। इसके अलावा पार्टी ने अपने फायर ब्रांड मुख्यमंत्रियों योगी और हिमंता के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया था, जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ दमदार चेहरों को उतारकर उनकी सीट तक ही सीमित कर दिया गया। जैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा को उतारकर केजरीवाल को उनकी सीट पर ज्यादा फोकस करने को मजबूर कर दिया गया। यही कालकाजी में आतिशी के खिलाफ रमेश विधोड़ी को उतारकर हुआ। मनीष सिसोदिया को इसी मजबूरी में अपनी सीट तक बदलनी पड़ी थी। नतीजा ये हुआ कि माइक्रो लेवल पर ये दिग्गज काम नहीं कर सके। दूसरी तरफ पीएम मोदी दमदार तरीके से प्रचार करते रहे। पीएम मोदी ने जो कहा, दिल्ली वालों ने उस पर भरोसा किया। साफ पानी और दूषित हवा जैसी समस्याओं पर उनका फोकस रहा। यमुना के प्रदूषण का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। तो लहर अभी थमी नहीं है, न भरोसा ही कहीं टिका है। बात सिर्फ दिल्ली विजय की नहीं है, बात उस प्रत्यय की है जो मोदी नाम के साथ जुड़ चुका है। मोदी है तो गारंटी है।
यही गारंटी दिल्ली में 27 साल बाद चली है और बीजेपी की सरकार बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। ब्रांड मोदी तो मजबूत हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स का असल टेस्ट भी अब शुरू हुआ है। भाई, जब से केजरीवाल सत्ता में आए हैं, दिल्ली में तो उन्हें प्रचंड जीत मिलती रही, दूसरे कुछ राज्यों में हारे भी तो वहां वो राज्य ऐसे थे जहां केजरीवाल की पार्टी का अस्तित्व तक नहीं था, तो हारे भी तो कोई बात नहीं। फिर बीच में पंजाब की ऐतिहासिक जीत ने केजरीवाल का कॉन्फिडेंस डबल कर दिया। लेकिन आज दिल्ली में मिली हार केजरीवाल के लिए पहली बड़ी हार है, और यहीं से केजरीवाल का असल टेस्ट शुरू होता है कि वो हार में अपने सियासी कैरेक्टर को पकड़ कर रख पाते हैं या नहीं। क्योंकि उन्हें ना सिर्फ अब पंजाब बचाना है, क्योंकि ना सिर्फ उन्हें अब पार्टी को फिर से खड़ा करना है, बल्कि पार्टी को टूटने से भी बचाना है और खुद के नेतृत्व में भरोसा भी कायम करना है। क्या केजरीवाल कमबैक कर सकते हैं? यह आज की डेट का बड़ा सवाल है, और यह तभी हो सकता है जब केजरीवाल वही करें जो ब्रांड मोदी ने 2024 के रिजल्ट के बाद किया, यानी कोर्स करेक्शन। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। वोट की चोट से अति आत्मविश्वास से बिखर जाने के बाद अरविंद केजरीवाल की ये वो आवाज है जिसकी प्रतिध्वनि में घनघोर निराशा है, हताशा है, वो मायूसी है जिसमें पहली बार यूं समूची आम आदमी पार्टी लिपटी हुई है। सत्ताहीन होने के औपचारिक मुहर लगने के बाद दोपहरी में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता कैमरों के सामने आए थे। बेहद उदास दिख रहे केजरीवाल ने पिछले 12 वर्षों में किए अपने काम का सारांश बताया, आगे की रणनीति बताई, और फिर थोड़ी देर बाद उनके घर पर एक के बाद एक पार्टी नेताओं का जुटना शुरू हो गया। मंथन हुआ, जो नेता पहुंचे उनके शब्दों में रंज सा था। मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। हम लोग कुछ यहाँ पे लेने नहीं आए थे, हम सब अपना बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। हम लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी जिंदगियां छोड़ी, हमने काम धंधे छोड़े हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कुछ छिन गया है। आई थिंक ये एक समय का चक्र है और समय का चक्र वापस आएगा। दरअसल ये सिर्फ एक चुनाव की हार भर नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी के लिए वो घड़ी है जिसमें आगे अग्नि परीक्षा की आहट सुनाई पड़ रही है। राजनीति का रट्टा मारने वाले कहते हैं कि एक जिद पर 13 वर्षों में शून्य से शिखर तक का सफर तय करने के बाद जब फिर से सिफर पर आकर खड़े हैं केजरीवाल, तब उनके सामने चुनौती बेहिसाब है। मसलन सीधे लीडरशिप को चैलेंज, पार्टी को बचाने की चुनौती, कानूनी लड़ाई में कमजोर, पार्टी के विस्तार में मुश्किल, राष्ट्रीय अस्तित्व बचाने की चुनौती, पंजाब में खतरे की घंटी, मोदी बनाम केजरीवाल का नैरेटिव फेल। जानकारों की माने तो चुनौतियों के चक्रव्यूह में खड़े केजरीवाल की स्वीकार्यता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है, क्योंकि अपने हिसाब से आम आदमी पार्टी को चलाने वाले केजरीवाल पहली दफा चुनाव हार चुके हैं, जबकि अपने समानांतर जिस आतिशी को खड़ा किया था मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर वो जीत चुकी हैं।
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, गुंथा हुआ है, क्योंकि दुर्भाग्य से आम आदमी पार्टी ने अपने आप को केवल अरविंद केजरीवाल की पार्टी बना लिया है। आज के चुनाव के परिणाम से खासतौर पर चूंकि अरविंद स्वयं अपना चुनाव हार गए और इसलिए कि जिन लोगों को उन्होंने प्रमोट किया था लगभग वो सब हार गए, अब अरविंद के नेतृत्व पे सवाल उठेंगे। आम आदमी पार्टी के भीतर नहीं तो कम से कम बाहर। मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है केजरीवाल के लिए, पार्टी को बचाने की चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि आतिशी और गोपाल राय को छोड़कर तमाम केजरीवाल के विश्वस्त चुनाव हार चुके हैं। मसलन अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया को भी चुनाव में हार मिली। दिल्ली के मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने विधायकों को बचाए रखना। कमजोर का साथ छोड़कर बलवान का हाथ थामने की राजनीति में पुरानी परंपरा है। आम आदमी पार्टी में बड़ी तादाद में ऐसे नेता हैं जो आयातीत हैं। बीजेपी हर तरह की कोशिश करेगी तोड़ने की, सरकार में होने के बाद भी वो तोड़ने की कोशिश करेगी। और जब पार्टी में ऐसे लोग बचे नहीं जो कि विचार से जुड़े हैं, जो कि ईमानदारी से पार्टी से कृत संकल्प है, ऐसे में पार्टी कितने दिन बच पाएगी, ये सब सवाल आज खड़े हुए हैं और एक बहुत गहरी चुनौती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने छोटे से राजनीतिक कैरियर का एक सबसे बड़ा संकट देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले 8 पूर्व विधायक ये ट्रेलर दिखा चुके हैं। हालांकि ये डर सिर्फ दिल्ली में नहीं है, उस गुजरात में भी है, जहां की विधानसभा में आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। पार्टी के विस्तार पर भी ये हार एक आघात की तरह है, क्योंकि दिल्ली मॉडल के सहारे ही आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में जाती रही है। असल में आम आदमी पार्टी इस वक्त राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है। दिल्ली के आसरे ही पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी में चुनाव लड़ चुकी है, मगर अब दूसरे राज्यों में पार्टी को अपने हिसाब से बरकरार रखना, अपने वोट बैंक को बचा के रखने में बेहिसाब मुश्किल आने वाली है। आप पार्टी के लिए ये अस्तित्व संकट का दौर मैं मानता हूँ। एक उनकी सरकार है, लगातार उनके मुख्यमंत्री दिल्ली में ही बैठे होते हैं और पूरी पार्टी जिस तरह के नकारात्मक एजेंडे पर काम करती रही है, इसका नुकसान उन्हें भविष्य में दूसरे इकाइयों पर भी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। केजरीवाल की सबसे बड़ी मुश्किल उस पंजाब को बचा कर रखना है जहां मुश्किलें पहले से ही घंटी बजा रही हैं। पंजाब में पहले ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में दिल्ली की हार वहां के नेताओं के मनोबल को भी प्रभावित कर सकती है। पार्टी के तौर पर आपकी कमजोरी से जोड़ तोड़ की राजनीति को बल मिल सकता है। गुजरात को रिपीट करना संभव नहीं होगा, हरियाणा में ब्रेक थ्रू मिला नहीं है, तो ले देकर सारा खेल अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब पे सीमित हो जाएगा। और जहां से आम आदमी पार्टी की खबर जो है वो अच्छी नहीं है, पंजाब में गवर्नेंस कर नहीं पा रहे हैं पंजाब में, और पंजाब का वोटर बहुत ज्यादा इंतजार करता नहीं है बदलने से पहले। इसलिए आम आदमी पार्टी के अपने भविष्य को लेकर सवाल हैं। दिल्ली की सियासी दीवार को मजबूत बनाकर अरविंद केजरीवाल मोदी विरोधी दलों में अपनी स्वीकार्यता मनवाते रहे, उन नेताओं में अपनी गिनती करवाते रहे जिसे अब तक नरेंद्र मोदी की पार्टी दिल्ली हरा नहीं सकी थी। वो नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल का नैरेटिव बनाने में रत्ती भर कमी नहीं छोड़ रहे थे, मगर इस पराजय के बाद अब विपक्षी दलों के बीच अपने कद को बरकरार रखना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ना तो अब मुख्यमंत्री हैं, ना विधायक हैं, ना अब सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। लिहाजा शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल के लिए मुश्किलों का दरवाजा फिर से खुल सकता है। अब उन्हें तमाम तरह की कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना होगा। उन्हें कोर्ट और ईडी के चक्कर लगाने होंगे। चुनावी नतीजों के आते ही इसकी आहट सुनाई पड़ने लगी है। दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब दिल्ली सचिवालय परिसर से बिना अनुमति किसी भी प्रकार की फाइलें, दस्तावेज या कंप्यूटर हार्डवेयर बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। यह आदेश सुरक्षा चिंताओं और रिकॉर्ड्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। ये नियम सचिवालय कार्यालयों और मंत्री परिषद के कैंप कार्यालयों पर भी लागू होगा। इस आदेश का संकेत बहुत ही साफ, सरल और स्पष्ट है, और वो है टीम केजरीवाल की घेराबंदी। यही वजह है कि कभी अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे कुमार विश्वास कुछ यूं भविष्य बांच रहे हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी का वे सब आम आदमी पार्टी के
लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। ये वही कुमार विश्वास हैं जो राज्यसभा की सीट पर तकरार के बाद केजरीवाल से जुदा हो गए थे। हालांकि अब जब दिल्ली में राज्यसभा का चुनाव होगा तब उसमें भी केजरीवाल की पार्टी को जबरदस्त नुकसान होगा। हालांकि उसमें अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से लेकर पंजाब या कहिए जहां जहां पार्टी का विस्तार हुआ है वहां वहां कई स्तर पर अग्नि परीक्षा देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बीजेपी ने जमीन पर काम किया। मोदी फैक्टर का उसे डबल फायदा मिला। केजरीवाल को शीश महल और करप्शन के आरोपों ने डेंट दिया। लेकिन केजरीवाल की हार के पीछे की एक वजह कांग्रेस भी रही। कांग्रेस को खुद भले सीटें नहीं आई, लेकिन उसने कई सीटों पर केजरीवाल की पार्टी को डेंट किया। खुद केजरीवाल ना हारते अगर संदीप दीक्षित ने वोट ना काटा होता। मुसलमानों का वोट भी कांग्रेस में बटा और इसलिए कई मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी ने बेहतर परफॉर्म कर दिया। ऐसे में क्या कांग्रेस अब बीजेपी के साथ मिलकर केजरीवाल